नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी सेकेंड ईयर के सभी छात्रों के लिए जो कि कल और परसों में जिनका पेपर होने जा रहा है या इस मंथ में जिनका पेपर है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग समय में जो है एग्जाम ले रही है। तो बीए विशेष रूप से बीए, बीकॉम और बीएससी वाले जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनके फाउंडेशन कोर्स में हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाला जो सब्जेक्ट है उसके टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सेशन सिर्फ बीए के लिए ही नहीं बल्कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी के सभी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीए, बीएससी के लिए है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं सेशन अपना। एक बार मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन मेरी एक सलाह है आपसे कि जो है इस पर मैं कंप्लीट सेशन ले चुका हूं। 10 वीडियो अर्थात कि 10 लेक्चर में मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, 10 लेक्चर टॉपिक वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने सेशन लिए हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा यदि आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन रिस्क यदि आप ना लेना चाहते हो तो मेरा मानना यही है कि आपको वो 10 वीडियो भी देख लेना चाहिए। शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटे छोटे वीडियो है, तो उनको जरूर आप लोग देख ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं, तो वहां से आप इसके कंप्लीट सेशन, यदि आपने वो 10 लेक्चर देख लिए और एक लेक्चर, ये 11 लेक्चर यदि आप देख करके एग्जाम देने जाते हैं तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए शुरू करते हैं, जो टॉप 50 क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं। इससे पहले एक बात और याद रहे, यदि आपके अभी कोई सब्जेक्ट के एग्जाम होना बाकी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको आपसे संबंधित सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, भाषा एवं हिंदी भाषा एवं संस्कृति का टॉप 50 एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता में दिए गए विकल्पों में किसका भाव निहित है? कौन सा भाव निहित है? ठीक है, जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव छुपा हुआ है? राष्ट्रीय नवजागरण का, या फिर राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय भाषा का, या राष्ट्रीय भक्ति का? तो दोस्तों, यदि आपने डिटेल में पढ़ा होता तो संभवतः आप क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका जवाब दे देते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बता देता हूं, जागो फिर एक बार कविता में जो है राष्ट्रीय नवजागरण का भाव जो है छुपा हुआ है, क्योंकि जागो फिर एक बार जो कविता है स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के ये कविता लिखी गई थी। आइए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता किस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो जागो फिर एक बार कविता किस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कौन से आंदोलन से प्रेरित थी ये? तो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर ही जो है ये कविता लिखी गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित? सिख, इस्लाम, मानव या सनातन धर्म से? तो हर कोई जानता है सिख धर्म से संबंधित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम हो महान तुम सदा हो महान, यह भारतीयों में किसका महामंत्र था? तुम हो महान तुम सदा हो महान, ये कथन या ये महामंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ऋषियों ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो दोस्तों याद रहे, यह कथन या यह महामंत्र महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 ताप कौन कौन से हैं? 3 ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक, या फिर लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक, या फिर समुद्री, आकाशीय या स्थलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहां पर एक बात याद रखे, कुछ किताबों में या गूगल पर जो है एक 3 ऑप्शन दिए, 3 ताप का नाम दिया गया होगा, आध्यात्मिक, आद्य वैदिक, आद्य भौतिक। ठीक है, तो वही जो है यहां पर ऑप्शन ए को देखिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये सेम ही होगा। क्लियर है? यही वो सेम होंगे। तो कौन कौन से 3 ताप है? दैहिक, दैविक और भौतिक। अन्य नाम भी याद रखिए आप लोग, क्या? आध्यात्मिक, यही है, आध्यात्मिक, अद्य दैविक और अद्य भौतिक। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1.25 लाख पर 1 को चढ़ाऊंगा की घोषणा
किसने की थी? तो वैसे आप जब श्लोक पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ने को, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, यही कहानी एक कहावत है ना। लेकिन इसका जो 1.25 लाख से एक लड़ावा, इसका डिटेल करते हुए यह पंक्ति प्रयोग की जाती है, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। तो यहां पर भी दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये जो घोषणा थी ये भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। क्लियर है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही यह घोषणा की गई थी। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, मोहन राकेश, कबीरदास या फिर हरिशंकर परसाई? तो दोस्तों याद रखिएगा, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत साहब थे। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? इस कहानी के माध्यम से सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? तो याद है आप लोगों को, डिटेल में अपने कहानी पढ़ी हुई है, मैंने एक एक जो है इसमें एक एक पक्ष को जो है पूरे विस्तार से पढ़ाया क्लास में, मात्र 10 लेक्चर के माध्यम से पूरा हिंदी भाषा को पढ़ाया हुआ है। तो एक बार उसको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगी आपको। तो इसका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम क्या था? तो मंझले बेटे का नाम मोहन था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम था? तो राम प्रसाद, मोहम्मद खान, मुंशी चंद्रिका प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा सा, मुंशी चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी के पति का नाम था। प्रश्न नंबर 11 है, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? ध्यान रहे यहां पर कंफ्यूज होकर के आप फटाफट राइट आंसर लगा देते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है ये वाला। यहां पर प्रश्न है कि गीता में भगवान ने कितने श्लोक बोले हैं, और एक प्रश्न बनेगा कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं। याद रखिएगा, क्योंकि पूरी गीता में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही श्लोक नहीं बोले, कुछ श्लोक जो है संजय के द्वारा भी बोले गए थे और कुछ श्लोक जो है अर्जुन के द्वारा भी बोले गए थे। तो वो भी सब इंक्लूड होने के बाद में 700 श्लोक टोटल गीता में आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुल जो श्लोक बोले थे उनकी संख्या है 574। कितनी है? 574। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग राइट करने से पहले। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी? कुल टोटल सेना, उसमें रथ वाले भी आ जाएंगे, पैदल भी आ जाएंगे, हाथी रथ सब टोटल घोड़सवार सब आ जाएंगे। तो दोस्तों उनकी टोटल संख्या थी, कितनी संख्या थी? 39,36,600 सेना थी टोटल महाभारत युद्ध में। ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन चला था? महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? 4 दिन, 16 दिन, 16 दिन तक। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन रिपीट हुआ है। ठीक है, या 18 दिन, तो आप सभी को याद है ऑप्शन द। ठीक है, 18 दिन महाभारत युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक है? गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? समझ आ रहा है ना कि टोटल कुल कितने श्लोक है? श्लोक की बात हो रही है यहां पर। कितने श्लोक है? 15 अध्याय 200 श्लोक है, या 18 अध्याय 700 श्लोक है, 19 अध्याय 1 श्लोक है, या 25 अध्याय 500 श्लोक है? अब दोनों में से अगर एक चीज भी अगर आप लोग याद रख लोगे ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। मैंने अभी क्या बोला था? कुल गीता में 700 श्लोक है। तो अध्याय कितने हैं दोस्तों? 18 अध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा स्पीड से लेंगे, फटाफट लेंगे ताकि सेशन लंबा ना हो। 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है हमको। अगला प्रश्न है, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण हैं? कुल कितने चरण है मतलब कुल कितने सूत्र में सारे श्लोक बोले गए हैं? 1500, 1800, 2800 या 3200? तो इसमें भी दोस्तों याद रखिएगा, जितने 700 पूरे श्लोक बोले गए हैं कितने चरणों में? 2800 चरणों में बोले गए हैं। अगला प्रश्न है, गीता का वक्ता कौन है? गीता का वक्ता कौन है? गीता किसने कही थी? कृष्ण ने कही थी, लेकिन वक्ता कौन है? वक्ता कौन कहलाता है? जो दोबारा उसको रिपीट करता है ना। तो किसने रिपीट की थी? संजय ने। संजय ने, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है? मुंशी जी है, रामचंद्र है, मनोज है या सिद्धेश्वरी है? सिद्धेश्वरी है, एग्जैक्टली। अगला प्रश्न है, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? अमरकांत साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2006 में, 7 में, 13 में या फिर 10 में? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2007 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र का
क्या काम करते थे? रामचंद्र क्या, कहानी के अनुसार रामचंद्र क्या काम करते थे? मैकेनिक का करते थे, प्रूफ रीडिंग का करते थे, ड्राइवर का, या फिर अध्यापन का कार्य करते थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इस कहानी का करेक्ट होगा। इस कहानी के अकॉर्डिंग रामचंद्र जो है प्रूफ रीडिंग का कार्य किया करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कौन सी व्यथा को दिखाते हैं? कौन सी व्यथा को दिखाते हैं? अमीरी को, गरीबी को, दोनों को, या किसी को नहीं? तो याद रहे खाना खाते समय आंसू टपकना सिद्धेश्वरी का जो है ये गरीबी वाली व्यथा को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? अमरकांत जी का जन्म 1952 में, 1942 में, 1925 में, या 1950 में? राइट ऑप्शन होगा 1925। क्लियर है, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न है, गिल्लू किसने लिखी थी? गिल्लू महादेवी वर्मा, सत्यजीत रे, पूरन सिंह, या फिर विद्यापति ने? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू कहानी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्लू एक इंसान और क्वेश्चन मार्क के बीच सच्ची दोस्ती के बारे में है। तो अब प्रश्न समझिए, गिल्लू जो है यह एक इंसान और जानवर के बीच सच्ची दोस्ती की दास्तां है, या एक इंसान और एलियन के बीच सच्ची दोस्ती की कहानी है, या फिर एक इंसान और सूक्ष्म जीव के बीच दोस्ती की कहानी है, या फिर एक इंसान और भूत के बीच दोस्ती की कहानी है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये गिल्लू जो लिखी गई है महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, ये एक इंसान और एक गिलहरी है ना, एक गिलहरी के बीच में एक सच्ची दोस्ती की कहानी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गिलहरी चूंकि एक जानवर होती है। अगला प्रश्न है, गिल्लू एक किसका नाम था? गिल्लू किसका नाम था? कुत्ते का नाम था, बिल्ली का, गिलहरी का, या बंदर का? तो आप सभी अच्छे से जस्ट अभी बताया, ऑप्शन सा गिलहरी का नाम था। अगला प्रश्न लेते हैं, महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की प्राप्त करता थी? महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत भारती पुरस्कार मिला था, या मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, या पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, या फिर ये सभी मिले थे? तो ऑप्शन याद रखिएगा इसमें दोस्तों, भारत भारती, मंगला प्रसाद पुरस्कार और पद्म भूषण, ये तीनों ही पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को प्राप्त थे। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, दा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा अकादमी की निर्वाचित फेलो थी। कौन सी अकादमी की निर्वाचित फेलो थी? साहित्य अकादमी की, संगीत नाटक अकादमी की, कला अकादमी की, या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा महादेवी वर्मा जो है साहित्य अकादमी की निर्वाचित फेलो थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक का, उसमें जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को, क्रोध को, भय को, या फिर घृणा को? तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रेम को ही जो है यहां पर सबसे बड़ी चीज इन्होंने माना था। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? क्या गद्य की कहानी विधा है, कविता विधा है, भाषण है, या ललित निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक निबंध है, और निबंध में भी कौन सी कैटेगरी का? ललित निबंध है। क्लियर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, या बहादुर है, या आविन्यो, या फिर मछली? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा पाठ लिखा था? तो कौन सा पाठ लिखा था दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये 50 प्रश्नों में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, फटाफट लगाइए इनको। हजारी, और फटाफट तो अभी लगा ही रहे हैं, साथ में मैं आपको इसके पीडीएफ भी देने वाला हूं, उसके माध्यम से आपको रिवीजन लगाना है 4 से 5 बार कम से कम, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 6 में, 5 में, या 4 में? तो ऑप्शन याद रखिएगा 1907 में। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ये हम पढ़ चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? नख, नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, आ और बा दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा नख जो है ये पशुता के प्रतीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? याद रखिएगा ये प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक में ना जितना भी पूरा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न इसके अंदर आ चुके हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है आपका, ठीक है। चलिए, छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? छिपा शिल्प कहां प्रसिद्ध है? तो उज्जैन,
रीवा, सतना या इंदौर में? तो छिपा शिल्प जो है दोस्तों उज्जैन में प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं, कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? कर्मा को, गोंड को, सहरिया को या बंजारा जनजाति को? तो इसमें भी याद रखिएगा बंजारा जनजाति को, बंजारा जनजाति को। और बंजारा के स्थान पर कहीं अगर मारिया आए ना तो वो भी करेक्ट होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है? महेश्वर तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट बहुत भली भांति जानते हैं और बाकी स्टूडेंट से भी उम्मीद करता हूं कि सभी जानते होंगे। महेश्वर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, नर्मदा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम मेले लगते हैं? कौन सा? खंडवा, होशंगाबाद, राजगढ़ या इंदौर? कौन सा है? तो होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं, होशंगाबाद में सबसे कम मेले लगते हैं। यदि ये प्रश्न उल्टा हो जाता, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले जो है सबसे ज्यादा किस जिले में लगते हैं? तो याद रखिएगा उज्जैन जिले में। कहां पर दोस्तों? उज्जैन में। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद खेला जाता है? दीपावली के बाद, होली के बाद, नवरात्रि के बाद या रक्षाबंधन के बाद में? तो याद रखिएगा दीपावली के बाद में, दीपावली के बाद में। ठीक है ना, दीपावली के बाद में हिंगोटा युद्ध खेला जाता है और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के, इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मोहनपुरा या ऐसा कुछ नाम है यार, मैं एक्चुअल में नाम भूल रहा हूं, तो वहां का ये प्रसिद्ध युद्ध है। क्लियर है, जो दीपावली के बाद में खेला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली को जन उला कौन से अंचल में कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के माध्यम से, निमाड़ी, मालवा या बुंदेलखंड में? तो याद रहे दोस्तों, वैसे तो मालवा भी करेक्ट हो जाए क्योंकि मालवा जो छत्तीसगढ़ी मालवा में ही आ जाता है, लेकिन जब ऑप्शन आपको दिया गया है छत्तीसगढ़ी में तो याद रहे पहली को छत्तीसगढ़ी में जो है जनुला कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंगोला नाट्य कहां प्रसिद्ध है? हिंगोला नाट्य कहां? बघेलखंड में, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़ में? हिंगोला नाट्य जो है ये बघेलखंड में अत्यधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? हीड़ गायन शैली चंपू गायन शैली होती है, ये प्रतिस्पर्धात्मक अपाल शैली होती, अलाप शैली होती है या सामूहिक गायन शैली होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी हीड़ गायन शैली याद रखिएगा ये चंपू गायन शैली प्रकार की होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं, रुके रहिए, फटाफट कंप्लीट करते हैं। लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो स्त्रियों के द्वारा शाम के समय, पुरुषों के द्वारा शाम के समय, स्त्रियों के द्वारा सुबह के समय या पुरुषों के द्वारा सुबह के समय? याद रखिएगा पुरुषों के द्वारा शाम के समय लावनी गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज का क्या अर्थ होता है? अनेक कार्य करना या कार्य करे या ना करे सोचना, या फिर एक साथ दो लाभ का मिल जाना या एक साथ दो पद ग्रहण करना? तो दोस्तों ये दो तो पहले ही कट हो जाएंगे, इनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन आपकी इन दोनों में बनेगी, 100% दोनों में बनेगी। ऑप्शन दा को ध्यान से पढ़िए, एक साथ दो पद ग्रहण करना और यहाँ एक पंथ दो काज मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा दो काम करना, ऐसा सामान्य सा अर्थ निकाल लिया जाता है। लेकिन वास्तविक जो अर्थ होता है एक पंथ दो काज का, इसका मतलब यह हुआ कि एक कार्य करने पर दूसरा कार्य अपने आप हो जाना, मतलब कि एक कार्य कर रहे थे लेकिन दूसरे कार्य का लाभ भी हमको अचानक से मिल गया। तो इसका ऑप्शन सा इस दृष्टिकोण से सही हो जाएगा, एक साथ दो लाभ का मिल जाना। ऑप्शन सा सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ हुआ? बहुत थोड़ा, या ऊंट को जीरा खिलाना, या पेट भरना, या पानी पिलाना वगैरह वगैरह? तो इसमें याद रखिएगा ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा सा, जरा सा, माइनर सा। ठीक है। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ठोर ना कहीं ठिकाना, कहीं ठोर ना कहीं ठिकाना, ना इधर का और ना उधर का। क्लियर है? ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? 4 मुहावरे दिए गए हैं, गुदड़ी का लाल, या आस्तीन का सांप, या आंख का तारा, या गांठ का पूरा।
कौन सा होगा इसका? तो कपटी, जिस व्यक्ति के या जिस मित्र के अंदर कपट भरा हो वह आस्तीन का सांप कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकारी शब्द कैसे होते हैं? विकारी शब्द अपरिवर्तनशील होते, मतलब इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर अव्ययी होते हैं, या परिवर्तनशील होते हैं, या सामान्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा विकारी शब्दों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है द्विगु समाज में क्या होते हैं? पूर्व पद संख्यावाची होते हैं द्विगु समाज, या पूर्व पद की प्रधानता होती है, या उत्तर पद की प्रधानता होती है, या दोनों पदों की प्रधानता होती है। ध्यान सुनिएगा, द्विगु समाज जो है दोस्तों, द्विगु समाज दो पद इसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व पद संख्यावाची होंगे। क्लियर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन से समास में? तत्पुरुष में, द्वंद्व में, द्विगु में, या बहुब्रीहि में? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है किसमें शब्दों का लोप हो जाता है? शब्दों का लोप हो जाना संधि में, समास में, संक्षिप्ति में, या उपसर्ग में। जैसे अगर हम एग्जांपल ले द्वंद्व समाज में हम कह सकते हैं राजा रानी। ठीक है, राजा रानी, जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? राजा और रानी, तो इसमें और शब्द का क्या हो गया? लोप हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं समास में ही होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है चाय कॉपी में कौन सा द्वंद्व समास है? चाय कॉपी में कौन सा द्वंद्व समाज है? इतरेतर द्वंद्व समाज है, समाहार द्वंद्व समाज, उत्तर पद, या वैकल्पिक द्वंद्व समाज? तो दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समाज है। तो इस तरह से आपके 50 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि याद रहे इसकी डिटेल क्लासेस की लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, डाल दी गई है, जहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी। वहां क्लिक करोगे तो 10 लेक्चर का एक बंडल मिलेगा आपको, मतलब 10 लेक्चर मिलेंगे आपको। 10 में से लेक्चर नंबर 1 से आपको कंप्लीट 10 लेक्चर तक देखना है। यदि आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक रात में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो क्योंकि मेरे पास अभी कमेंट आई है, कुछ स्टूडेंट्स के कल एग्जाम होने वाले हैं सेकेंड ईयर के अंतर्गत, है ना। सेकेंड ईयर में कल एग्जाम होने वाला है हिंदी भाषा संस्कृति का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ही लेक्चर वो देख लीजिए, और एक लेक्चर आप ये देख चुके हैं इसका, और हर एक लेक्चर की पीडीएफ उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके 3 से 4 बार इनको एक बार जो है नजर जरूर डाल दीजिएगा। इन पर एक बार रिवीजन जरूर लगाना है, 3-4 बार रिवीजन लगा लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यदि जितना मैंने आपको बताया अगर उतना रिवीजन आप लोगों ने कर लिया तो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं बड़े मासूम होते हैं जिनको अभी डिस्क्रिप्शन में भी जाना याद नहीं है, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है यार। नीचे वीडियो के जस्ट जहां पर हमारा ये नाम लेक्चर का नाम लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट लास्ट बाद में दिख रहा होगा आपको एक मोर लिखा होगा, MORE मोर, ठीक है। उस मोर पर क्लिक करना। मोर पर क्लिक करने के बाद में जो भी कॉन्सेप्ट खुलकर के आपके सामने आएगा ना, मोबाइल वालों के लिए बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट खुलकर आपके सामने आएगा उसके आखिरी में फिर एक बार मोर लिखा होगा, एक बार फिर से मोर पर क्लिक कर देना। तो 2 बार आपको, ठीक है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पूरी बड़ी सी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी गई है, उन सभी लिंकों में आपको स्पष्ट लिखा होगा कौन सी लिंक किसके लिए है। तो जो लिंक है जो हिंदी भाषा संस्कृति के नाम से हो, कंप्लीट लेक्चर लिंक के नाम से, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने पूरे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, जिनको आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और यदि इतनी झंझट करना फिर भी आपको नहीं आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरे पास में ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर दी, माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगा जहां से आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा नए छात्र हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमारे साथ में बीए फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक कंप्लीट निःशुल्क रूप से आप हमारे साथ जो है अपनी शिक्षा को निरंतर रख सकते हैं। क्लियर है? आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मुझे आप लोग अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बताते रहे कि अगला पेपर किसका है, तो मैं उसका आईएमपी क्वेश्चन भी लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट के माध्यम से बोले, यूट्यूब पर ही कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।